आप जी, एज ए जी। ब्रोकर क्यों समझते हैं कि भाई सर्कुलर डेट के इशू को रिजॉल्व करें? आप तो रोज़ भर भर के लेके जा रहे हैं, यानी एक एक दिन में 8-8 9-9 10-10 रुपए का सट्टा हो रहा है, ओजीडीसी आसमान पर लेके जा रहे हैं, कामी नाकामी सबका इसमें हिस्सा है। सो आर यू अ रियल ब्रोकर हु थिंक कि सर्कुलर डेट का इशू रिजॉल्व हो? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर नेशन का नुकसान हो रहा है तो हमारा अगर प्रॉफिट भी है तो वो भी नहीं होना चाहिए। एससीसीपी हैज टू बी वेरी, अभी मैंने पहले बात की या थी, या अगर कोई मैनिपुलेशन है या और इनसाइडर है या कोई है तो वो अभी उसको रोकें यस। और उसको उसको आइडेंटिफाई करें और उसको खत्म कराएं ताकि लोग इस ट्रैप में ना आ जाएं। आपको पता है पहले अगर दो तीन महीने पहले करें तो कराची वाले कहते थे कि यार ये सारा जो है ना मार्केट का जो 40,000 से 60,000 होगी, ये सारा लाहौर पंजाब बेस्ड ब्रोकर्स हैं। बिल्कुल सही। अब ये ओजीडीसी लगता नहीं है नहीं, सारा आई कराची आई बेस्ड। यूज्ड टू हेयर कि सानी भाई कराची में माल ही नहीं है, परेशान है हाँ फलां हाँ, और फलां, कामी नाकामी सब परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बात, क्योंकि यार जो तो सारा काम ही लाहौर से हो रहा है, हम तो तेजी में है ही नहीं, तो ये लाहौर की तेजी है। ट्रैप नहीं होना चाहिए और ब्रोकर का ये है कि वो बट आसिम ऑब्वियस। आसिम बड़ा सीधा और डायरेक्ट सवाल, इसमें तो बहुत सीधी सी बात है। सर्कुलर हम्म, डेट के ट्वीट्स आते हैं और बाज़ार के अंदर यू कैन सी के ट्वीट आने के बाद कौन से हाउसेस ने ख़रीदा है और कौन से शाम को बेच के निकल गए। इसमें इसमें कौन से हाथी घोड़े लगने हैं? दिस इज़ वेरी सिंपल कि भाई एक गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन दे वो भी नहीं आती, ओजीडीसी क्लैरिफिकेशन दे वो भी नहीं आती, लेकिन सौदे तो बता सकते हैं ना कि यार कौन शाम को पैसे कमा के ये चले गया। देखिए इलेक्शन तो जो हो भी रहे हैं वो मिसाइल वाले ही हो रहे हैं। जो जो इलेक्शन ना हो जाए तो प्रॉब्ली वो एक स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगी। जी जी। आप उन लोगों में से तो नहीं है जो ये समझते हैं कि पीएमएलएन की एक गाइड बुक थी कि भाई इलेक्शन अगर रिग्ड होंगे तो हमारे जो लोग हैं वो इस तरह निकलेंगे, वो वोट पे पहरा भी देंगे। अब ये वाली जो गाइड बुक है ये पीएमएलएन नहीं, बस शायद पीटीआई यूज़ कर रही होगी। देखिए ये तो जी, मैं तो आई एम ऑलवेज फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो अगर आप सही इलेक्शन करेंगे उसका जो भी रिजल्ट होगा, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव आउटकम ऑन द इकोनॉमी या एंड ऑन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। राइट राइट मैंने तो कभी भी ये नहीं सोचा कि कोई रिग करे, बिकॉज एक्चुअली जो मैंडेट है ना पब्लिक का उसको स्टील नहीं करना चाहिए, राइट एंड दैट लीव्स अ वेरी बैड आफ्टर टेस्ट राइट इन द होल पॉलिटिकल सिनेरियो जो उसके बाद 4 साल 5 साल गुजारना होता या है। ये ओजीडीसी 30 रुपए ऊपर गया और 20 रुपए नीचे आ गया, तो उसमें सोचे ना कितने लोगों की अपनी पैसे जाया भी होंगे, या और जिन्होंने अपनी लेवरेज पोजीशन ली होगी उनके कितने पैसे उड़े भी होंगे। तो दे या विल ऑलवेज हैव अ वेरी फेयर एंड नेगेटिव रिव्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट। इसलिए हमें इसको वो दिस स्टॉक मार्केट के अंदर एससीसीपी हैज टू बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड इट हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड इट हैज टू फाइंड आउट कि इफ मैनिपुलेशन हो रही है तो उसको कैसे रोका जाए। राइट इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर तो स्टॉक मार्केट में रोज एक लिस्टिंग होनी चाहिए, या और रोज तो हर हफ्ते में एक आधी कंपनी आनी चाहिए, बिकॉज 22% इंटरेस्ट देना और फ्री पैसा मिलना बहुत फर्क है। या सो देयर इज सम अदर फंडामेंटल सिचुएशन जो हमारी स्टॉक मार्केट की फेलियर है, और उसमें सबसे बड़ी है कि हमने एक इन्वेस्टर बेस ही नहीं बढ़ाई। राइट अभी भी आप देख लें कि 2 लाख या 2.5 लाख या 2.25 लाख सीडीसी के इन्वेस्टर हैं। यस 5 साल पहले भी देख लें इतनी है, 10 साल पहले भी देख लें तो इतनी है। या हमने वो बेस बढ़ाई ही नहीं जहां पे हर सेकंड हाउस होल्ड में से कोई ना कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर होता। बाजार हिस्से में बहरहाल कोई अच्छी आपने तेज़ी कर दी है, 46,000 से कोई 67-68,000 का लेवल भी दिखा दिया। अब लोगों हम्म। को आप लोग रुला भी रहे हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू यू लुक एट द मार्केट? जब केयर टेकर सेटअप आया एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड, और जो नेगेटिविज्म था और जो वो पेसिविज्म था वो सारा हट गया। राइट उसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट में एक तेजी आई और मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी हुई, हालांकि इंटरेस्ट रेट्स आर सो हाई, 22% इंटरेस्ट रेट है, फिर भी मार्केट हैज टच्ड 65,000। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स।
इलेक्शंस की बातें हर तरफ हैं, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, circular debt, any topic that you discuss in the market or on the street, people just talk about elections. We have to see whether elections are going to take place on 8th of February or not, because lots of things are connected with the elections. आज के प्रोग्राम में जो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि लाहौर इस्लामाबाद में बैठे हुए स्टॉक ब्रोकर्स बाज़ार हिस्से को कैसे देखते हैं, पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, गोइंग फॉरवर्ड इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन मई में IMF के साथ जो नया प्रोग्राम है वो उनकी नज़र में साइन ऑफ होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक एंड डिस्कस दिस विद मिस्टर आसिम ज़फ़र, और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि लाहौर इस्लामाबाद के जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो बाज़ार हिस्से और मईशत को कैसे देखते हैं. आसिम, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. So brother Asim, tell us, how are you looking at the present situation, caretaker government's performance? बाज़ार हिस्से में बहरहाल कोई अच्छी आपने तेज़ी कर दी है, 46,000 से कोई 67, 68,000 का लेवल भी दिखा दिया. अब लोगों को आप लोग रुला भी रहे हैं. सो गोइंग फॉरवर्ड, हाउ डू यू लुक एट द मार्केट? वेदर यू सी के इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, एंड बी ये जो IMF का नया प्रोग्राम है जिसको एनीवे पाकिस्तान ने साइन करना होगा मई में, आपको नज़र आता है कि ये सारी चीज़ें गुड टू गो हैं और अच्छे रहेंगे मामला आगे? देखिए जी, तो अगर इफ यू प्रीसीड द केयर टेकर सेटअप, तो बड़ा टर्मोइल था, आपको पता है पूरे मुल्क में पॉलिटिकली, और बड़ा अनसर्टेनिटी थी कि डिफॉल्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा. तो आई थिंक ये क्रेडिट तो डेफिनेटली जाता है कि एक स्टेबिलिटी फैक्टर नजर आया जब केयर टेकर सेटअप आया. एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड, और जो नेगेटिविज्म था और जो वो पेसिमिज्म था वो सारा हट गया. उसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट में एक तेजी आई और मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी हुई. हालांकि इंटरेस्ट रेट्स आर सो हाई, 22% इंटरेस्ट रेट है, फिर भी मार्केट हैज टच्ड 65,000. सो दिस इज एन अनबिलीवेबल फिनोमेना, बिकॉज स्प्रिंग अगर आप दबा के रखो ना बहुत देर, तो जल्दी से स्प्रिंग ऊपर जाता है, एंड देन इट कम्स बैक टू इट्स नेचुरल लेवल. तो अब ये इलेक्शन आ रहा है ऑन द जो नजर आ रहा है कि जी इलेक्शन हो रहा है, और 8 फरवरी को पोलिंग डे के ऊपर ही प्रॉब्ली डिसाइड होगा कि अगर तो इलेक्शन की बहुत ज्यादा रिगिंग हुई और बहुत ज्यादा अनफोर्सीन रिजल्ट आ गया, और अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस के जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी अगर आप पोल्स भी देखें तो हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी इलेक्शन इज गोइंग टू बी रिग्ड, और जिस पार्टी को वो फेवर करना चाहते हैं उसी को लेके आएंगे. बट यू नेवर नो कि जब वोटर निकलता है और वोटर जब डालता है तो इतनी ज्यादा रिगिंग तो इम्पॉसिबल है. इफ द डिफरेंस इज 10 to 80% अगर फर्क है, तो उस रिगिंग को इम्पॉसिबल है टू काउंटर अदर देन के से कि इलेक्शन आर नल एंड वॉइड, एंड दिस थिंग कैन कंटिन्यू टिल वी फाइंड अ न्यू सोल्यूशन. सो Asim, let me stop you and ask an intermediary question related to this. आप उन लोगों में से तो नहीं है जो ये समझते हैं कि PMLN की एक गाइड बुक थी कि भाई इलेक्शन अगर रिग्ड होंगे तो हमारे जो लोग हैं वो इस तरह निकलेंगे, वो वोट पे पहरा भी देंगे. अब ये वाली जो गाइड बुक है ये PMLN नहीं, बस शायद PTI यूज कर रही होगी. देखिए, ये तो जी मैं तो आई एम ऑलवेज फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. मैंने तो कभी भी ये नहीं सोचा कि कोई रिग करे, बिकॉज एक्चुअली जो मैंडेट है ना पब्लिक का, उसको स्टील नहीं करना चाहिए, एंड दैट लीव्स अ वेरी बैड आफ्टर टेस्ट इन द होल पॉलिटिकल सिनेरियो जो उसके बाद 4 साल 5 साल गुजारना होता है. तो अगर आप सही इलेक्शन करेंगे, उसका जो भी रिजल्ट होगा, I think that is going to be a very positive outcome on the economy and on the future of the country. I mean, coming back to the issues at hand, जो भी हुकूमत आएगी उसके पास बहुत बड़े-बड़े issues हैं जो उसने टैकल करने हैं. और अगर उसके साथ पॉलिटिकल मैंडेट नहीं उसको मिलेगा और उसके साथ वो उसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी, तो उसके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा टू implement those tough and very crucial decisions. सो बहुत से फैक्टर्स हैं जो इन सबको कंसिडर करने चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तो जाने पे जो अपेरेंटली देखे ना जी, एक पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर है वो तो इस वक्त इज नोवेयर इन द सीन. सो उसके बाद वो अगर इलेक्शन हो भी जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है, सिनेरियो क्या बनता है.
So there's always going to be a question mark on this election. अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ये फरमाएं कि बाज़ार के वॉल्यूम तो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। अब ऐसी स्ट्राइप्स आती हैं कि 2-3 हफ्ते में ऐसे दिन आते हैं, 4-5 दिन के, जब आप 20-22 बिलियन का वैल्यू ट्रेडेड देख लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस। सो जो इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी वो तो हम देख रहे हैं। फॉरेन पार्टिसिपेशन ए आप कब आती हुई देख रहे हैं? बी आपको लगता है कि कभी जो इशूअर है वो भी बाज़ार की तरफ देखना शुरू करेगा कि यार अब ये बाज़ार इस काबिल है कि हम जाएं और पैसा रेस करें? बिकॉज इंटरेस्ट रेट के बारे में हम कहते तो रहते हैं कि वो पीक आउट हो गए सितंबर में, बट साथ साथ आईएमएफ की एडवाइस को भी फॉलो करते हैं जो कहता है कि साल से पहले इंटरेस्ट रेट कम करने की बात ना करो। आप देखिए यहाँ पे आप ये लेट्स टेक दिस सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। या ये अगर आपके जो लिस्टिंग नहीं हो रही और जो लिस्टिंग नहीं हो रही अभी कोई सामने होराइजन में भी कोई बड़ी नहीं नजर आ रहा कि कोई बहुत बड़ी लिस्टिंग हो रही है, बल्कि डी लिस्टिंग हो रही है और बायबैक्स हो रहे हैं। तो ये बेसिकली इसकी वजह इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर तो स्टॉक मार्केट में रोज एक लिस्टिंग होनी चाहिए थी और रोज तो हर हफ्ते में एक आधी कंपनी आनी चाहिए, बिकॉज 22% इंटरेस्ट देना और फ्री पैसा मिलना बहुत फर्क है। आप सोचिए ना, 22% तो आपको वैसे ही गेन हो रहा है अब फाइनेंशियल, बल्कि 22 तो मैं वैसे कह रहा हूँ, जो बैंक दे रहा होगा वो तो 28% पे दे रहा होगा। बिल्कुल सही। तो यू आर मेकिंग सो मच मनी बाय लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी लिस्टिंग नहीं है। सो देयर इज सम अदर फंडामेंटल सिचुएशन जो हमारी स्टॉक मार्केट की फेलियर है, और उसमें सबसे बड़ी है कि हमने एक इन्वेस्टर बेस ही नहीं बढ़ाई। अभी भी आप देख लें कि 2 लाख या 2.5 लाख या 2.25 लाख सीटीसी के इन्वेस्टर हैं। 5 साल पहले भी देख लें इतनी है, 10 साल पहले भी देख लें तो इतनी है। हमने वो बेस बढ़ाई ही नहीं जहां पे हर सेकंड हाउस होल्ड में से कोई ना कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर होता। तो दैट इज द क्रिटिकल फैक्टर जहां पे वी, आई थिंक द ब्रोकर्स आल्सो एंड द स्टॉक एक्सचेंजेस आल्सो एंड आल्सो द मीडिया वी हैव नॉट बीन एबल टू शो द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टॉक। आप भी कह रहे हैं ये ओजीडीसी 30 रुपए ऊपर गया और 20 रुपए नीचे आ गया, तो उसमें सोचे ना कितने लोगों की अपनी पैसे जाया भी होंगे और जिन्होंने अपनी लेवरेज पोजीशन ली होगी उनके कितने पैसे उड़े भी होंगे। तो दे विल ऑलवेज हैव अ वेरी फेयर एंड नेगेटिव रिव्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट। इसलिए हमें इसको वो दिस स्टॉक मार्केट के अंदर SECP हैज टू बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड इट हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड इट हैज टू फाइंड आउट कि इफ मैनिपुलेशन हो रही है तो उसको कैसे रोका जाए। राइट। सो आर यू वन ऑफ दोज हु फील कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो बाजार चल पड़ेगी, इंडेक्स 80,000 का हो जाएगा, 90,000 का हो जाएगा, और यू फील कि अगर इलेक्शन नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं? देखिए, इलेक्शन तो जो हो भी रहे हैं वो मसाइल वाले ही हो रहे हैं। जो इलेक्शन ना हो जाए तो प्रॉब्ली वो एक स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगी, जिसमें एक टाइम भी मिल जाएगा इकोनॉमी को ठीक करने का, और जिसने जो टफ डिसीजंस लेने हैं वो टफ डिसीजंस भी ले लेंगे, और वो उनको पब्लिक से डर भी नहीं होगा और अगले इलेक्शन से भी नहीं डर होगा, बिकॉज दे विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। और वो बहुत जरूरी है इस वक्त। तो वो आई माइट नॉट बी फॉर दैट सिनेरियो, बट मुझे लगता है अगर वो सिनेरियो होगा तो स्टॉक मार्केट डेफिनेटली विल आउट परफॉर्म हर एक की एक्सपेक्टेशन। अभी इंटरेस्ट रेट 22% है, इसने भी आई थिंक 15, 14, 13 पे स्टेबल होना है। इन्फ्लेशन ने भी रुक जाना है, और फिर वो एक जो पॉजिटिव फैक्टर्स जो इकोनॉमी के आना शुरू होंगे वो भी एक स्टेबिलिटी के साथ ही आने हैं। तो आई एम जस्ट नॉट वेरी आई एम वेरी प्रो इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट आई एम ऑल्सो कहना चाहिए ना कि आई ऑल्सो फेयर दैट कि अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। Right. Asim, this is time for a short break. Please stay with us. We will continue the discussion from this point, but right after a short break. Welcome back, नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में आसिम ने तफसील के साथ बताया कि किस तरह के मसाइल हैं जिसका बाज़ार हिस्से को सामना है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो 10, 20, 25 साल से एक ही है, और एक ही नंबर है विच वी केप्ट ऑन हार्पिंग ऑन द सेम टोन्स कि हमारी इन्वेस्टर बेस 2.5 लाख की है। और जब तक इन्वेस्टर बेस ठीक नहीं होगी, मार्केट में नए इश्यूअर्स नहीं आएंगे,
आसिम ने बहुत तफसील के साथ समझाने की कोशिश की कि जिस तरह के इंटरेस्ट रेट प्रिवेल कर रहे हैं, एक सवा साल से 15-16% से ऊपर इंटरेस्ट रेट हैं, इस वक्त 22% के ऊपर हैं। इस सिचुएशन में तो आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई इशूअर बाजार हिस्स पे खड़ा हुआ दिखना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि मुझे लिस्ट कर दें बिकॉज आई नीड फ्री एक्सेस टू फ्री कैपिटल। But that is not happening because of the confidence, investor sentiment and number of other challenges. एक साइडलाइन पे आसिम ने और बाय द वे चीज़ बताई कि 550 कंपनियों में से 196 कंपनीज अगर डिफ़ॉल्ट काउंटर पर हैं और छोटे छोटे रीजंस की वजह से हैं, तो इसको आप ओवर रेगुलेटेड मार्केट नहीं कहें तो क्या कहें. So Asim brother, over to you. We have got 5 to 7 minute segment. We just want to hear from you कि आप गोइंग फॉरवर्ड इलेक्शन और नो इलेक्शन के क्वेश्चन को साइड में रखते हुए, फंडामेंटल्स को देखते हुए, केयर टेकर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए किस तरह देख रहे हैं. आर यू वन ऑफ दोज हु थिंक कि जो बाज़ार है इज़ गुड फॉर 80-85,000 लेवल, जो इंटरेस्ट रेट हैं वो आपको लगते हैं कि ये पीक आउट हो चुके हैं और ये सिंगल डिजिट का सफ़र 2 साल में तय कर लेंगे, और जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं वो यू थिंक कि ये 22 बिलियन के आसपास हो जाएंगे. 3 क्वेश्चंस, ओवर टू यू प्लीज. हाँ जी, बेसिकली जी इंटरेस्ट रेट तो आई थिंक पीक आउट हो चुके हैं. वो तो आपने देखा है, स्कूक भी कम रेट पे आ रहा है और उन्होंने वो जो अपने गवर्नमेंट सेविंग्स स्कीम्स हैं उनके भी इंटरेस्ट रेट पीक से होके अब डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ नजर आ रहा है. राइट. सो आई थिंक वो तो पीक आउट हो चुका है. एवरीबडी नोज 8%, ये भी 29th को जो मीटिंग है उसमें 8% भी हो सकता है. बट आई थिंक दे विल प्रॉब्ली लीव इट फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट के जी नेक्स्ट गवर्नमेंट आके अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट्स करे कि देखो हमने 2% 3% और इंटरेस्ट रेट कम कर दिया और ये कर दिया. तो दैट इज द ओनली फैक्टर. अगर वो ना हो तो दे विल प्रॉब्ली रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट बाय 1.5%. टेक्निकली यस. तो लुकिंग फॉरवर्ड आई थिंक ये 15, 14, 15 पे होना चाहिए जहाँ पे economies can new investments can come in and new projects can be set up. Right. And that's probably the thing that we should all be looking forward. Right. जहाँ तक circular debt का ताल्लुक है, I think वो एक बहुत बड़ा इशू है. जो भी अगली हुकूमत आएगी उसको ये circular debt के ऊपर अपना टोटल फोकस करना पड़ेगा और इसको माइनस से यानी पॉजिटिव की तरफ लाना पड़ेगा as soon as possible. प्राइस हाइक के थ्रू करें, जितना भी करना है. लोन तो खैर नहीं, बट दे हैव टू फाइंड आउट वेज, जितना टैक्स कलेक्शन का कोई. आसिम आप बात यहीं से प्लीज शुरू कर दीजिएगा. मुझे एक ज़िम्नन सवाल करने दें. आप एज ए ब्रोकर क्यों समझते हैं कि भाई सर्कुलर डेट के इशू को रिजॉल्व करें? आप तो रोज़ भर के लेके जा रहे हैं, यानी एक दिन में 8-8, 9-9, 10-10 रुपए का सट्टा हो रहा है. OGDC आसमान पे लेके जा रहे हैं. कामी नाकामी सबका इसमें हिस्सा है. सो आर यू अ रियल ब्रोकर हु थिंक कि सर्कुलर डेट का इशू रिजॉल्व हो, या अनरिजॉल्व में आप डेली खूब पैसे उठा के घर जा रहे हैं? ये तो जी देखें, आई थिंक कि हमारी थिंकिंग ना हैज टू बी नेशन फर्स्ट एंड देन योर पर्सनल थिंग. तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर नेशन का नुकसान हो तो हमारा अगर प्रॉफिट भी है तो वो भी नहीं होना चाहिए. बट ऑब्वियसली ये एक सट्टा, वही मैं कह रहा हूँ, SECP हैज टू बी वेरी. अभी मैंने पहले बात की, अगर कोई मैनिपुलेशन है और इनसाइडर है या कोई है तो वो अभी उसको रोकें और उसको आइडेंटिफाई करें और उसको खत्म कराएं ताकि लोग इस ट्रैप में ना आ जाएं. ये एक ट्रैप बनता है. आपको पता है, पहले अगर 2-3 महीने पहले करें तो कराची वाले कहते थे कि यार ये सारा जो है ना मार्केट का जो 40,000 से 60,000 होगी, ये सारा लाहौर पंजाब बेस्ड ब्रोकर्स हैं. अब ये OGDC लगता है सारा कराची. आई यूज्ड टू हियर कि सानी भाई कराची में माल ही नहीं है, परेशान है फलां और फलां, कामी नाकामी सब परेशान है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बात, क्योंकि यार जो तो सारा काम ही लाहौर से हो रहा है, हम तो तेजी में है ही नहीं. तो ये लाहौर की तेजी है, ये पंजाब की तेजी है. तो ये तो एक अप एंड डाउन चलता रहता है. बट आई एम सेइंग ट्रैप नहीं होना चाहिए. और ब्रोकर का ये है कि वो. बट आसिम बड़ा सीधा और डायरेक्ट सवाल, इसमें तो बहुत सीधी सी बात है. सर्कुलर डेट के ट्वीट्स आते हैं और बाज़ार के अंदर यू कैन सी कि ट्वीट आने के बाद कौन से हाउसेस ने ख़रीदा है और कौन से शाम को बेच के निकल गए. इसमें कौन से हाथी घोड़े लगने. दिस इज़ वेरी सिंपल कि भाई एक गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन दे, वो भी नहीं आती. OGDC क्लैरिफिकेशन दे, वो भी नहीं आती. लेकिन सौदे तो बता सकते हैं ना कि यार कौन शाम को पैसे कमा के ले गया.
ये तो, और UNI नंबर तक ट्रेस कर सकते हैं, ये नहीं यही ब्रोकर बात। से, हाँ, वो आप इंडिविजुअल बंदे का पता चल सकता है कौन से फंड ने लिया या कौन से या इंडिविजुअल ने बेचा या या कहाँ गया, कहाँ से कहाँ राइट, मैनिपुलेट किया। तो राइट, आई थिंक वो कोई सिंपल सी AI लगी हो ना इसके ऊपर, डेटा के ऊपर, तो वो बता सकती है ये क्या हो रहा है। इंसान यही की तो बात, जरूरत भी नहीं है। यही बात। एक छोटा सा, आई एम श्योर दुनिया में SEC में कहाँ कहाँ नई सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे जो या ये डिटेक्ट करते हैं पंप एंड डंप सिचुएशन। या तो ये पाकिस्तान में तो आंखें बंद करके पता कर सकते हैं क्या हो रहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको सर्कुलर डेट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्शन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा जो ट्रेड का डेफिसिट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, इसके ऊपर भी कोई बहुत डीप थिंकिंग और बहुत प्लानिंग के साथ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। कांट भी जस्ट कि हम टेक्सटाइल को अंधाधुंध छुट्टी खुली छुट्टी दे रहे हैं, भाई इट्स नॉट लाइक दैट। टेक्सटाइल इज नॉट बीन एबल टू डू व्हाट ग्लोबली पोटेंशियल है इसका। So you have to look at other alternate sources of export, और बहुत सी सोर्सेज मिल सकती हैं अगर आप उसको दिमाग सोच के काम करें। IT इज अ बिग पोटेंशियल। इतने यंग लड़के हैं और इतने अच्छे वो स्मॉल गेमिंग कंपनी कैन मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं तो कल पता राहत फतेह अली साहब की कोई को आ रही थी कि राहत फतेह अली साहब has made $8 billion in the last 10 years. So potential is huge. अगर द विजन और वो आइडियाज आपके पास सही हो। आसिम, आखिर में ज़रा रिजर्व्स के ऊपर अपना व्यू दें कि यू थिंक कि ये रिजर्व्स की पोजीशन एक्सटर्नल अकाउंट बेहतर हो जाएगा या फ्यूचर में? देखें जी, आप कहते हैं आपके 8 बिलियन रिजर्व हैं, यू कांट कॉल देम रिजर्व। वो मैंने, अगर आप UAE और चाइना और सऊदीज के पैसे निकाल दें तो देयर इज जीरो रिजर्व। हम तो कहते हैं कि रिजर्व है 8 बिलियन, इट्स फूलिंग एवरीबॉडी। वो तो उनके अकाउंट के पैसे पड़े हैं आपके अकाउंट के अंदर यार। तो वी हैव जीरो रिजर्व, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। कोई रियल आपके जो एसेट्स हैं उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप मार्केट में बेच। यू कांट जस्ट ब्लाइंडली से कि जी हमारे सारे एसेट्स हैं बेचने, हमने हमारा जमीन बेच लो, हमारी एग्रीकल्चर बेच दो, सारा कुछ। यू कांट ब्लाइंडली से दिस, यू हैव टू हैव, कोई नहीं लेने आएगा जब आप इस तरह चीजें भेजेंगे टोकरी के ऊपर, तो कोई, यू हैव टू मेक ए, जैसे हमारे शौकत अजीज साहब थे ना, कहते हैं वो विंडो ड्रेसिंग करनी पड़ती है। तो विंडो के ऊपर जो मैनिक्विन है उसके ऊपर कपड़े बनाए, उसको कोई अच्छी सी एनके उनके बनाए, फिर उसको बेचें। आप कहते हैं भाईजान जो पड़ा हुआ ले लो, तो इट नेवर हैपेंस लाइक दिस। ऐसे कोई नहीं लेने आएगा आपकी चीजें। तो यू डोंट थिंक कि रिजर्व्स में बेहतरी के इम्कानात हैं? ये हो सकता है कि प्लेसमेंट फैसिलिटी अभी 6% पे, अमेरिका वाले परेशान है, मेरे दोस्त कहते हैं कि यार तुम लोग क्या करते हो, हमारे यहाँ 1% 1.5% के ऊपर क़यामत आ जाती है। 7% रिजर्व, 7% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर USD फॉरेन करेंसी में आप प्लेसमेंट मांग रहे हो, वो आप क्या करते हो? हमें भी समझा दो यार, ये रियासत कैसे चल रही है। वाकई आप सही कह रहे हैं। ये जिस वो फॉरेन बेरर सर्टिफिकेट हमने छापे थे ना, ये उसमें के डॉलर छाप के आप दो, इट इज इम्पॉसिबल नाउ जी कि ये आप 7% डॉलर रिटर्न पे दो। आई मीन पता नहीं कैसे ये कर रहे हैं और क्या उनका फ्यूचर है। वो यानी द बर्डन ऑफ डेट इज ग्रोइंग एवरी डे विदाउट यानी हम सोचते भी नहीं है कि आगे जा कैसे नस्लें देंगी ये पैसा, क्या क्या करेंगे। तो इट हैज टू स्टॉप वन डे, और ये आई एम होपिंग कि इलेक्शन के बाद इट स्टॉप्स एंड देन यू सिट बैक एंड से कि अच्छा ये कहाँ से हमने पैसा कमाना है और कहाँ से अपना डेट स्लोली राइट ऑफ करना है, कैसे हमने अपनी क्या है डिफेंस की स्पेंडिंग को कम करना है, और एजुकेशन और हेल्थ और बाकी सेक्टर्स में ज्यादा करना है। तो दीज आर ऑल वेरी टफ डिसीजंस जो लेनी पड़ेंगी, और जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए इट्स नॉट एन इजी टास्क। आसिम, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि सिर्फ एक लास्ट पॉइंट है, उस पर भी आप कमेंट दे दें। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान का जो डेट है वो अब रिस्क ओरिएंटेड हो गया। दैट मीन्स वी माइट मार्च टुवर्ड्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग लोकल एंड फॉरेन। आपको इस बात में कितनी खतरे की बू आती है गोइंग फॉरवर्ड में ऑनवर्ड? देखें जी, वो लोकल तो शायद ये ना करें डेट रिस्ट्रक्चरिंग, लोकल तो ये चलाते रहेंगे, बट फॉरेन डेट को तो इनको देखना पड़ेगा कौन सा हाईएस्ट रेट पे इन्होंने लिया हुआ है और उसको कैसे वो स्वैप कर सकते हैं विद लोअर इंटरेस्ट। एंड ऑब्वियसली IMF एंड ये पेरिस क्लब और ये जो बड़े बड़े डोनर्स हैं
इनके पास जाके उनको फिर समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जी हमारे पास ये एसेट है, इस तरह हम इसको बेच के तो आपका डेट उतारेंगे और जो एक्सपेंसिव डेट है उसको पहले सबसे हम उतारना चाहते हैं, तो आप हमारी मदद करें ताकि कुछ हमें रिलीफ भी मिले और अगले 4-5 साल में या 8 साल में हम। बट ऑब्वियसली जो सऊदीज और यूएई वाले हैं और जो चाइनीज हैं वो भी आपको 1 साल से ऊपर नहीं टाइम देंगे ना, वो भी कहेंगे भाईजान हमारा भी पैसा वापस करो, इट्स नॉट फॉर एवर कि हम आपको दे दिया कोई ये वो थोड़ा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव टू बी डन। इट्स गोइंग टू बी, जो मैं कह रहा हूँ हुकूमत जो भी आएगी उसके लिए बहुत टफ आस्क है। और it is a case of SIFC raised to power 2. हाँ, मुझे SIFC का भी पता नहीं मुझे फेट क्या होगा। अगर वो आप देखें कि जी कोई हुकूमत आती है विच इज अ वेरी ब्रोकन डाउन कोलिशन और हर बंदा बैठा हो, तो फिर तो SIFC चल पड़ेगी और वो दिल की मेजर प्लेयर्स, और आप सही कह रहे हैं, टू द पावर 2 चली जाएगी। बट अगर कोई स्ट्रांग बंदा आ गया तो वो तो डिसॉल्व कर देगा इसको, क्योंकि भाई आपकी क्या जरूरत है जब हम बैठे हैं। यही बात। आसिम ज़फ़र, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आसिम ज़फ़र ने तफसील के साथ हमें बताया कि पाकिस्तान में वो कौन सी वजूहात हैं जिसके बाइस लोग बाज़ार हिस्से जाने से कतराते हैं। जो इशूअर है, बिजनेसमैन है, वो बाज़ार हिस्से में कैपिटल रेस करने के लिए क्यों नहीं आता, डिस्पाइट द फैक्ट कि 22 और 23% के इंटरेस्ट रेट की जब बातें हो रही हैं, एंड वी हैव मेंटेन्ड a maximum highest interest rate, and despite all that you don't see a single businessman coming to the capital market and raising the capital for free 0% interest rate पे भी अगर ताजिर बरादरी कैपिटल मार्केट और बाज़ार हिस्से की तरफ नहीं देख रही, तो आसिम मुनीर ने कहा कि ज़रूरत है इस बात की कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो साहिबा देखती हैं, वो बाज़ार हिस्से की चेयरमैन भी हैं, उनको देखना चाहिए कि कौन सी वजूहात हैं जिसके बाइस जो बिज़नेसमैन है वो बाज़ार हिस्से का रुख नहीं कर रहे। उन्होंने बाय द वे एक चीज़ बताई कि 550 लिस्टेड कंपनीज़ में से 196 कंपनीज़ जो हैं वो डिफ़ॉल्ट काउंटर पर हैं, और बाज़ार हिस्से को मैनेज करने वाला जो रेगुलेटर है SECP, और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड है, और जो चाइनीज़ कंसोर्टियम है, किसी की भी जानिब से कोई प्लान नहीं आता कि ये 196 कंपनीज डिफ़ॉल्ट काउंटर से हट कर रेगुलर काउंटर पे कैसे आ सकते हैं। पाकिस्तान में जो मेन बेंचमार्क इंडेक्स है उसमें 100 कंपनीज़ हैं। 550 में से आप 196 कंपनीज़ को निकाल दें तो फिर आपके पास तकरीबन 300 कंपनीज़ बच जाती हैं। उसमें से 100 कंपनीज़ के ऊपर आपने बेंचमार्क इंडेक्स बनाया हुआ है, 36 सेक्टर्स बनाए हुए हैं, और इन 36 सेक्टर्स में देयर नंबर ऑफ़ सेक्टर्स के जो मईशत से फ़ारिग हो चुके, मगर सिंगल कंपनी की वजह से बन्नू मिल है। अगर आपको फीपी लीपी के नंबर में दिखता है कि वुलन मिल में किसी गोरे ने या फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने या लोकल इंस्टीट्यूशन ने $1 मिलियन की बाइंग कर ली है, तो अंधा भी आपको बता देगा कि ये बन्नू विलन मिल होगा, बिकॉज़ उस सेक्टर में एक ही कंपनी है। खैर से तो इन चीज़ों को ना देखा जा रहा है, ना रेगुलेट किया जा रहा है, और बस ये लग रहा है कि अंधाधुन अलटप कोई चीज़ है जिसको ना कोई पूछने वाला है, ना कोई मैनेज करने वाला है, चल रही है, और एक फसाड सा क्रिएट किया हुआ है कि जी 100 इंडेक्स 1 लाख के लेवल पे चला गया, 80,000 के लेवल पे चला गया, बट ऑन द ग्राउंड जब कोई चल नहीं लेकर छानता है तो अंदर से इश्यूज़ और चैलेंजेस दिखते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वी आर गोइंग टू सी एंड डिस्कस इन आवर नेक्स्ट शो इज़ द 100 इंडेक्स एंड इट्स वर्किंग। और लाहौर इस्लामाबाद के 2 ब्रोकर्स हैं जिन्होंने कहा है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ इश्यूज़। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट को भी टाइम एंड अगेन अप्रोच किया है, मगर इस पे एक्शन नहीं होता। हमने फाइनेंस मिनिस्टर को अप्रोच किया था और उनको बताया था कि ये बहुत ही ब्लैक एंड वाइट चीज़ें, इसको देखा जाना चाहिए। तो शमशाद अख्तर ने हमसे वादा किया कि वो इस चीज़ को इंक्वायर कर रही हैं, बट अभी तक हमें इंतज़ार है उनके जवाब का। अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि वेदर स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दे आर सीरियस in managing the interest of an ordinary man on the street, of an issuer and investor who looks towards a stock market for the safety and security of their investment and saving. अगले प्रोग्राम में इस पे डिस्कशन करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।